हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे संचयन भाग 2 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के सपनों के से दिन पाठ के विषय में। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। सपनों के से दिन, यह पाठ पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय खेलने, चोट लगने और माता पिता के व्यवहार का यथार्थ चित्रण किया गया है। बचपन में अपने और अपने साथियों के स्कूली जीवन के अनुभवों का भी सजीव अंकन किया गया है। उन दिनों स्कूलों का वातावरण कितना नीरस और भयदायक हुआ करता था, इसी तरह का इसके अंदर वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है। शुरू करते हैं बच्चों। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताता है कि बचपन में साथ खेलने वाले बच्चों का एक सा ही हाल हुआ करता था। सभी की हालत खस्ता थी। उन्हें मैले फटे पुराने कपड़े पहनने को मिला करते थे। इधर उधर भागने पर बच्चे गिर जाते थे और उनके कपड़े फट जाते थे और उनके हाथ पैरों में चोट भी लग जाती थी। उनकी चोटें देखकर माँ बाप बहनें उनकी खूब पिटाई किया करती थी। इसके बावजूद वे बच्चे अगले दिन फिर खेलने चले जाते थे। लेखक बच्चों के खेल प्रेम को तब समझ पाया जब उसने अध्यापक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान को पढ़ा। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी। उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे। उनके माता पिता उन्हें जबरदस्ती स्कूल भी नहीं भेजते थे। असली बात यह थी कि वे बच्चों की पढ़ाई को जरूरी समझते ही नहीं थे। स्कूल भेजने की जगह उन्हें पंडित घनश्याम दास के लंडे पढ़वाकर मुनीमी सिखाने में ज्यादा रुचि रहती थी। वही उनके लिए उपयोगी भी थी। लेखक के आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने आए परिवारों से संबंधित थे। वैसे तो उनकी भाषा बोली कम ही समझ आती थी, पर खेलने की बात सभी भली प्रकार समझ लेते थे। बचपन के खेलने के दिन बड़ी जल्दी ही बीत गए। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक अच्छी लगती है। लेखक के बचपन के स्कूल में उगे पौधों के फूलों की महक अभी तक उन्हें याद है। तब स्कूल में शुरू के साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। लेखक हर साल माँ के साथ ननिहाल चला जाता। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और प्यार करती थी। जिस साल ननिहाल ना जा पाता, उस साल घर के बाहर तालाब में कूद कर नहाता था और बच्चे भी पानी में डुबकी लगाते तैरते। कूदते समय उनके मुंह में गंदला पानी भर जाता था। जब छुट्टियां बीतने लगती तब बच्चे दिन गिनने लगते। तब डर के कारण खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगते थे। तब मास्टरों द्वारा दिया गया छुट्टियों का काम याद आने लगता। हिसाब के मास्टर कम से कम 200 सवाल करने के लिए दिया करते थे। उनके करने का हिसाब लगाते रहते। तब दिन छोटे लगते और स्कूल का डर सताने लगता था। कई सहपाठी ऐसे भी थे जो छुट्टियों को काम करने की बजाय अपने टीचर्स की पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। पिटाई से डरने वालों का नेता ओमा हुआ करता था। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तथा शक्ल सूरत सबसे अलग हुआ करती थी। उसका सिर हांडी जैसा बड़ा था। वह हाथ पांव नहीं, सिर से लड़ाई करता था। वह दूसरों के पेट या छाती में सिर झुकाकर मार देता था। बच्चों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल का बम्बा रखा हुआ था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें छोटे छोटे कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा का था। वे स्कूल की प्रार्थना के समय बाहर आते थे। पीटीआई का नाम प्रीतम चंद था। वे बड़े कठोर थे। उनकी घुड़की से सभी लड़के डरते थे। वे बाघ की तरह झपटते थे और खाल खींचने का मुहावरा बोलते रहते थे। हेडमास्टर शर्मा जी उनके उलट स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। वे कभी कभी हल्के हाथ से गाल पर चपत लगाते थे जो लड़कों को
अच्छी प्रतीत होती थी। इस सब के बाद भी ज्यादातर लड़के रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। हाँ, कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था। पीटी टीचर जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे तब हाथों में लहराती नीली पीली झंडियां, खाकी वर्दियां, गले में 2 रंगे रुमाल अच्छे लगते थे। उस समय उनका शाबाश कहना ऐसा लगता था जैसे कोई दमगा, यानी कि उन्हें मेडल मिल गया हो। यह एक चमत्कार जैसा महसूस होता था। लेखक को हर साल नई क्लास में जाते समय पुरानी किताबें मिल जाया करती थी। स्कूल के हेड मास्टर शर्मा जी उसे एक धनी लड़के की पुस्तकें लेकर दे देते थे। यद्यपि उन दिनों नई किताबें भी 1-2 रुपए में आ जाती थी, पर तब यह रकम भी बहुत बड़ी लगती थी। तब 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता था तथा 2 रुपए में 1 मन यानी कि 40 सेर गेहूं मिल जाती थी। तब खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। अपने परिवार में लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। वे दिन दूसरे विश्व युद्ध के थे। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 1923 यानी कि 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। उसका कोडाई केनाल तमिलनाडु में देहांत हो गया था। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में आया करते थे। वे नौटंकी में फौजियों की जिंदगी का सुखी जीवन दिखाकर लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए लुभाते थे। स्काउटिंग की वर्दी पहनकर और परेड करते समय लेखक को भी ऐसा लगता था कि वह फौज ही में है। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल में कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। उनका ठिगना कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी का ध्यान खींचते थे। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। उनका सजा देने का ढंग बड़ा बर्बर था। वह लेखक की 4th कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे। एक बार शब्द रूप याद न कर पाने पर उसने लड़कों को मुर्गा बनवा दिया था। जब हेड मास्टर शर्मा जी ने यह दृश्य देखा तो वे प्रीतम चंद पर बरस पड़े। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it once! शर्मा जी गुस्से में कांपते हुए अपने दफ्तर में चले गए थे। इसके बाद कई दिनों तक प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। हेड मास्टर ने उन्हें मुअत्तल यानी कि सस्पेंड करके शिक्षा के डायरेक्टर को आदेश भेजने के लिए लिख दिया था। अब फारसी शर्मा जी या मास्टर नोहरिया पढ़ाने आने लगे। पीटी मास्टर एक दुकान के ऊपर एक चौबारा यानी कि कमरा लेकर आराम से रहने लगे थे। उन्हें सस्पेंड होने की रत्ती भर भी कोई चिंता नहीं थी। उनके पिंजरे में 2 तोते थे। वे उन्हें भिगोई बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर खिलाते रहते और उनसे बातें करते रहते। यह सब देखना लेखक तथा अन्य लड़कों को चमत्कार लगता था। उनका यह व्यवहार स्कूल की कठोरता से सर्वदा भिन्न था। ये बातें उनकी समझ से परे थी। वे तो उन्हें अलौकिक ही मानते थे। बच्चों, यह पाठ आप कई बार सुनिए, इसको पढ़िए। बहुत ही सरल पाठ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले चैप्टर में हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।